और ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जैसा नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है। तो किसकी हेल्प करता है? व्हेनेवर वी फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जब कभी भी हम लोग एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव हैड, ये सारे आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। एम आ गया तो एम के साथ हम यूज करते हैं आई का, आर आ गया तो आर के साथ वी यू दे का, ठीक है। इज है तो ही सी इट नेम का यूज हम करते हैं। तो दीज ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब अगर बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब मतलब इसको हम 5 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सबसे, अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड मेन वर्ब। जिससे काम के होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। तो हो सकता है इस कंसेप्ट से अभी आपको मेन वर्ब पहचानने में दिक्कत हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि खाना पीना रोना गाना हंसना चलना दौड़ना, ये सारे वर्ड्स में कॉमन आ रहा है ना। तो व्हेनेवर अ सेंटेंस एंड्स विथ ना इन हिंदी, जब कभी भी एक सेंटेंस को हम हिंदी में ना से खत्म करते हैं, मतलब ना लास्ट में आता है, तो दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। यही आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी में। ऐसा तो इंग्लिश में है ही कि एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड मेन वर्ब, ठीक है, जिससे काम के होने का पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में दो चीजें आती हैं, कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हम लोग देखेंगे वॉइस वाले चैप्टर में, ठीक है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब दो चीजें आती हैं, ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, आप नोट करते जाइएगा। रेगुलर वर्ब में आता है V1 प्लस डी और ईडी, डी और ईडी इक्वल टू V2 और V3। जब कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ डी और ईडी लगा देते हैं तो बन जाता है V2 और V3। जैसे आस्क है, ए एस के आस्क, तो आस्क में हम क्या किए, ईडी लगा दिए, तो हो गया वो आस्क्ड, और फिर बन गया वो आस्क्ड, ए एस के डी आस्क्ड, ठीक है। मतलब V1 में डी और ईडी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है वो V2 और V3, राइट। तो उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, जो कि मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद अगर इरेगुलर वर्ब की बात की जाए तो इरेगुलर वर्ब में कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग होता है। V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3। जैसे गो वेंट गोन, टेक टुक टेकन, राइट रोट रिटन, ठीक है, लिखते जाइएगा इस चीज को। तो वो चला गया आपका इरेगुलर वर्ब में, ठीक है। इरेगुलर वर्ब इसमें भी आता है, जहां पे हमने देखा V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इक्वल नॉट इक्वल टू V3, तीनों फॉर्म आपने देखा अलग अलग है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि तीनों फॉर्म आपको सेम मिलता है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, ठीक है। जैसे है पुट पुट पुट, कट कट कट, रीड रेड रेड, मतलब यहाँ पे तीनों फॉर्म आपको सेम मिलता है, पुट पुट पुट, कट कट कट, रीड रेड रेड, राइट। देखिए, उसके बाद आते हैं जहाँ पे V1 और V2 बिल्कुल सेम, V1 अलग होता है और V2 और V3 बिल्कुल सेम होता है। मतलब V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। जैसे हो गया बर्न, बर्ंट, बर्ंट, BURN बर्न, BURNT बर्ंट, BURNT बर्ंट। मतलब बर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया और बर्ंट बिल्कुल सेम हो गया। लर्न, 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 LEAR लर्न डिफरेंट हो गया, लर्न, लर्न, ठीक है, दोनों सेम हो गए। तो इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में हम देख लगते हैं, सॉरी, इसको हम रखते हैं इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में, ठीक है। तो देखा आपने, वर्ब मेन वर्ब हो गया रेगुलर वर्ब, जहां पे हमने पहले वाले में डी और ईडी लगाया था। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या लगाया, यहाँ पे तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हो गया, गो वेंट गोन, टेक टुक टेकन, राइट रोट रिटन। तो एक जगह पे तीनों फॉर्म सेम हो गया, कट कट कट, पुट पुट पुट, ठीक है। तो एक जगह पे पहला फॉर्म अलग और दोनों फॉर्म सेम हो गया, लर्न लर्न लर्न, बर्न बर्न बर्न, ठीक है।
तो ये आपका आ गया मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज, इसका यूज हम लोग देखेंगे वॉइस वाले चैप्टर में, इसको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स। मतलब फिनाइट वर्ब की अगर बात करें तो इसमें मॉडल वर्ब आता है, ठीक है, मॉडल वर्ब, प्राइमरी वर्ब। और इसमें आता है नॉन फिनाइट वर्ब में, ये हम लोग देखेंगे इसके बाद इन्फिनेटिव 2+V1, मतलब 2 के बाद जो आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जीरन मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, बताते हैं, जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इन्फिनेटिव 2 में चला गया। जीरन में आपका आ गया वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। पार्टिसिपल बिल्कुल अलग हो गया, हैविंग के साथ सेंटेंस की शुरुआत होगी, हैविंग के बाद V3 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं मॉडल वर्ब पे। मॉडल वर्ब या मार्जिनल मॉडल वर्ब, थोड़ा सा इसके नीचे जाना, हाँ इससे और नीचे, हाँ ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ वर्ब के फॉर्म का यूज देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला वर्ड है बियर, बियर, बॉर, बॉर्न, ठीक है। पहला वर्ड ऊपर जाना थोड़ा सा, बियर, बॉर, बॉर्न, हाँ। यहाँ पे देखिएगा पहला फॉर्म सेकंड फॉर्म बिल्कुल सेम है दोनों वर्ड में, बियर, बोर दोनों सेम है। लेकिन जैसे ही हम थर्ड पे आते हैं, BORN बॉर्न होता है, और उस नीचे वाले की मीनिंग उसमें हो जाता है वर्ड BORNE बॉर्न हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस पहले आप समझ जाइए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जब आप यूज कर रहे हैं तो यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्ट में आते हैं, मतलब अगर सेंटेंस में दे दिया, आपके फिलर्स में दे दिया अगर, ठीक है, आई वॉज ब्लैंक इन इंडिया, राइट, वहां पे दोनों ऑप्शन है आपके सामने, BORN भी है और BORNE भी है। तो बहुत ही केयरफुल्ली वहां पे यूज करना है, ठीक है। तो वहां पे पहला वाला बॉर्न हो जाएगा, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। कोई सेकंड वाले की अगर बात करें, BORNE, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट करना, मतलब बर्दाश्त करना। आपके क्वेश्चन में आ गया कि आई हैव नॉट ब्लैंक हिज वर्ड्स, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके सामने, BORN भी है और BORNE भी है, ठीक है। तो उस केस में BORNE का आपको यूज करना है, इसका मतलब होता है टॉलरेट, ठीक है, राइट। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड्स हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद देखिए जैसे एग्जाम्पल में गांधी जी वाज बोर्न इन 1869, ठीक है। द वुंडेड सोल्जर वाज बोर्न टू द हॉस्पिटल, टू कैरी का भी मीनिंग हो गई इसमें। हिज इंसल्टिंग रिमार्क्स कुड नॉट बी बोर्न विथ, ठीक है। उसके बाद माई स्टेटमेंट वाज बोर्न आउट बाई आवर अदर विटनेसेस ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों ही मीनिंग, दोनों तौर पे हम यूज कर सकते हैं, टॉलरेट भी और कैरी भी। उसके बाद देखिए सेकंड वर्ड है बिड, बेड, बिडन, ठीक है, बिड, बेड, बिडन। और उसी का सेकंड है बिड, बिड, बिड। बिड इज अ कॉमन वर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड, ठीक है, बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। देखिए पहला तो है बिड, बेड, बिडन, इसका मतलब हो गया किसी को गुड बाय कहना, ठीक है। और सेकंड वाला वर्ड है बिड, 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 इसका मतलब होता है कहीं जब ऑक्शन होती है, मतलब नीलामी होती है, तो उस केस में जो हम बोली लगाते हैं दैट इज कॉल्ड बिड। तो यहाँ पे देखिए वो ऑक्शन वाली जो है ना, उसमें तीनों वर्ड, तीनों फॉर्म आपका सेम होगा, बिड, बिड, बिड ही होगा। लेकिन पहले वाले में क्या है, बिड, बेड, बिडन हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हो गया गुड बाय। देखिए जैसे यहाँ पे है सेकंड वाला एग्जाम्पल, देखिए आई बेड हिम गुड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे बेड का यूज किया गया बिकॉज यहाँ पे गुड बाय के सेंस में कहा जा रहा है, राइट। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, ही बिड 10,000 रुपीज फॉर द हॉर्स। तो इस केस में यहाँ पे बिड का यूज किया गया क्योंकि वहां पे ऑक्शन में वो बोली लगाई जा रही है, नीलामी की जा रही है, तो उस केस में बिड का यूज किया गया, ठीक है। पहला फॉर्म इज सेम, ठीक है, दोनों देख रहे होंगे, दोनों मिल रहा है। लेकिन जैसे ही सेकंड फॉर्म पे आ गया वो गुड बाय वाला बिड हो गया, लेकिन इसमें बिड हो गया, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना है। उसके बाद देखिए फॉल, हम लोग बहुत ही फैमिलियर है इस वर्ड से, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है, सेल्फ एक्शन होता है, इसका मतलब यू नो कि गिरना होता है। लेकिन फेल, फेल्ड, फेल्ड,
ठीक है, इसका मतलब होता है टू मेक फॉल, मतलब किसी को गिराना। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपके सामने वो समझ जाइए। जैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द चाइल्ड हैज ब्लैंक डाउन, राइट। अब वहां पे आपके सामने ऑप्शन दे दिया फॉलन भी और फेल्ड भी। ठीक है, तो चाइल्ड तो खुद ब खुद गिरा, तो चाइल्ड हैज फॉलन डाउन, राइट। तो वहां पे यूज करेंगे हम फॉलन का। ठीक है, गिरना। अब अगर यही चीज ऐसे दे दिया कि द फार्मर्स हैव ब्लैंक द ट्रीज, ठीक है, तो फार्मर ने क्या किया, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे दिया फॉलन और फेल्ड, लेकिन वहां पे क्या है कि फार्मर्स ने पेड़ों को काटा है, पेड़ों को गिराया, तो उस केस में हम यूज करेंगे फेल्ड का, FELLED। ठीक है, देखिए वर्ड जो है बहुत एकदम फॉल फेल, ठीक है, लेकिन बहुत ही ध्यान से, मतलब वेनेवर जब कभी भी हम लोग कॉमन क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आम है, इस तरह के वर्ड जो है ना मिलते जुलते आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वी मस्ट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग हमें आनी चाहिए ताकि हम लोग उसको आसानी के साथ यूज कर सकें। ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, तो खुद ब खुद वो गिरा, तो वहां पे हमने यूज कर दिया फेल का। ठीक है, he has fallen ill with fever, ये another meaning है। ठीक है, बुखार के साथ बुखार हो गया उसको। ठीक है, the woodcutter has felled 3 trees and is going to fell more। ठीक है, woodcutter ने गिराया फूल पेड़ों को काट के। ठीक है, तो सेंस में यूज किया गया felled का। उसके बाद देखिए फोर्थ वर्ड आ रहा है फाइंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये भी फैमिलियर होंगे आप इस वर्ड से। फाइंड का मतलब होता है पाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है किसी चीज की फॉर्मेशन करना, स्थापना करना। ठीक है, सिंपली अगर हम ऐसे बात करें, ठीक है, तो आई हैव फाउंड अ पेन, राइट, मतलब गेट के सेंस में उसका यूज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वही सेकंड वाली जब लाइन आती है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, तो बहुत ही ध्यान से इसको यूज करना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम जानते हुए भी गलती कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन फाउंड भी रहता है, फाउंडेड भी रहता है। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ दिया गया, इट वाज ब्लैंक इन 1983। ठीक है, मतलब इसकी स्थापना की गई, तो उस केस में हम यूज करेंगे फाउंडेड का। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए आई फाउंड अ पेन इन द कॉलेज लॉन। ठीक है, कॉलेज लॉन में मुझे एक पेन मिला। द टाइगर वॉज फाउंड डेड, मतलब यहाँ पे भी पाया गया के सेंस में यूज किया जा रहा है। द सिटी ऑफ कर्नल वॉज फाउंडेड बाय राजा करण। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड मतलब स्थापित किया गया, तो इस सेंस में यूज किया गया फाउंडेड का। उसके बाद देखिए फिफ्थ पे आते हैं, फ्लाई वर्ड है, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन हो गया, उसका मतलब होता है हवा में उड़ना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लो का मतलब होता है पानी में बहना। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, राइट। तो देखिए तीनों वर्ड करीब करीब लग रहा है कि सिमिलर है, लेकिन बट मीनिंग जो है बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, जैसे द पैरट हैज फ्लोन अवे फ्रॉम द केज, तो यहाँ पे उड़ जाना के सेंस में, हवा के में उड़ जाना के सेंस में यूज किया गया फ्लोन वर्ड का। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाना। हम्म, हाँ, हाँ बस, द रिवर हैज ओवरफ्लोड। ठीक है, तो ओवरफ्लोड की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, द रिवर हैज ओवरफ्लोड इज बैंक्स ड्यू टू हैवी फ्लड, तो पानी का बहाव जो है ऊपर आ गया, तो उसके इसमें यूज किया गया फ्लोड का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द पाकिस्तान सोल्जर्स फ्लीड फॉर देयर लाइव्स। ठीक है, मतलब भाग जाना। ठीक है, तो सेंस में यूज किया गया यहाँ पे, राइट। तो वन मोर थिंग, फ्ली जब यूज करते हैं हम सेंटेंस में, फ्ली, फ्लेट, प्लेट, तो उसके साथ हम अवे का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्ली वर्ड जो है मीनिंग देता ही है रन अवे की, तो उसके साथ हम अलग से अवे नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए सिक्स्थ वर्ड आता है हैंग, हंग, हंग, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड।
ठीक है। तो हैंग का मतलब होता है कहीं पे टांगना या लटकाना, और हैंग का मतलब होता है हैंग का मतलब किसी को फांसी की सजा देना, किसी को मतलब फांसी पर लटकाना। देखिए जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि हंग इज हेड इन शेम, ठीक है, शर्म से वो लटका दिया। ठीक है, दूसरा है हम लोग इसका यूज कर सकते हैं द पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल, टांगना के सेंस में यूज किया गया हंग का। द मर्डरर वॉज हैंग्ड, तो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट के साथ सेंस में आ गया, फांसी के सेंस में आ गया कि मर्डर को जो है सजा दी गई। उसके बाद देखिए राइज है और रेज है, राइज रोज राइजेन, इसका मतलब होता है किसी चीज का उदय होना, उगना। और रेज रेज रेज्ड, इसका मतलब होता है उठाना, ठीक है, या बढ़ाना। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ऑल रोज टू रिसीव द चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे खुद ब खुद वो सेल्फ एक्शन हो रहा है, सभी कोई जो है चीफ गेस्ट के रिसीव करने के लिए उठ गए। दूसरा इसका यूज कर सकते हैं द सन हैज राइजन, इस सेंस में भी यूज हो सकता है राइज का, ठीक है। उसके बाद ही रोज टू द ओकेजन, ठीक है, इस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रेज वर्ड का जो यूज होता है RAISE, मतलब किसी के खिलाफ आवाज उठाना है तो भी हम यूज कर सकते हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे एक है रेज योर हेड एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, तो उस सेंस में मतलब उठाना आवाज को, तो उस सेंस में यूज किया जा सकता है रेज वर्ड का। उसके बाद देखिए लाई, लाइड, लाइड, लाई तो आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है झूठ बोलना। लाई, ले, लेन, इसका मतलब होता है लेटना सेल्फ एक्शन में। ले, लेड, लेड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को लेटाना भी कह सकते हैं या अंडे देने के सेंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि लाई मतलब यहाँ पे लाई, दो लाई जो ऊपर वाला है, एक झूठ बोलना और एक लेटना, दोनों ही सेम है फर्स्ट वाले पोर्शन, फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है लाइड इन ऑर्डर टू स्कैप पनिशमेंट, मतलब यहाँ पे झूठ बोलने के सेंस में पनिशमेंट से बचने के लिए उसने झूठ बोला। लॉन्ग हैज ही लेन इन बेड, तो यहाँ पे क्या है कि वो बेड पे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तो यहाँ पे यूज किया गया लेन का। उसके बाद द थर्ड है द नर्स लीड द चाइल्ड इन द क्रेडल, तो यहाँ पे लेड का यूज किया गया। देखिए थर्ड वाला जो लेड है, ठीक है, लाई लेड लेड, तो नर्स ने क्या किया, बच्चे को क्रेडल में, झूले में जो है वो लेटा दी। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला बहुत बार